नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस वीडियो में व्यंजन संधि का 8वां नियम प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है व्यंजन लोप संधि नियम। लोप का मतलब होता है गायब होना, ठीक है ना। यहां पर हम लोगों ने अभी तक हमारे जो वीडियो आए हैं उनमें वर्ण टॉपिक पूरा हो चुका है। दूसरा, संधि में स्वर संधि कंप्लीट हो चुका है। स्वर संधि के अंतर्गत हमारे 5 भेदों की चर्चा हमने की है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। इन 5 नियमों को हमने स्पष्ट कर लिया है। अब हमारे सामने हमने नेक्स्ट संधि की चर्चा की थी, व्यंजन संधि की। और व्यंजन संधि में हमने कहा था कि व्यंजन संधि के हमारे 8 नियम हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब इसकी परिभाषा बनाई थी तो हमने कहा था कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से और स्वर का व्यंजन से जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यही कहा था हमने। ये कहा था कि जब परिणाम बनाएंगे तब व्यंजन या तो परिवर्तित हो जाएगा, या व्यंजन का आगमन हो जाएगा, या व्यंजन का लोप हो जाएगा। अब देखो, दो जो परिणाम के रूप बनाए वो तो पहले हो चुके हैं। अब हमने लास्ट बोला था व्यंजन का लोप हो जाएगा। ये लोप वाला नियम ही हमारा 8वां नियम है, ठीक है। ये लास्ट नियम है। एक चीज और है कि ये 8वां नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है, क्योंकि ये नियम जो है ये संस्कृत भाषा के नियम से हमने इसे ग्रहण किया है, क्योंकि यहाँ मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे व्यंजन का हम यहाँ संधि रूप बनाएंगे वो क्लियर करेंगे, लेकिन अपने को यहाँ शब्दों की पहचान करना आना चाहिए, टुकड़े करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ की बात करें तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूं कि हमारे पास यहाँ जो संधि है उसमें स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन आज लास्ट है, आज खत्म हो जाएगी, उसके बाद विसर्ग चालू हो जाएगी। आप सबसे ये कहूंगा कि नियमित तौर पर आप भी घर पर अपनी स्टडी करते रहें, जिससे आप लोगों को लगे कि हम किस रूप में हमारी तैयारी हो रही है, हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर ना। अब जब तक ये चीज आप लोग नहीं करोगे ना, तब तक आप अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ नहीं बना पाओगे। चलो अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पर आने से पहले मैं एक बार आपको कह दूं कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, नियमित तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो हो उनका लिंक आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है ना। और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको वहां पर जैसे ही नोटिफिकेशन होगा वो आपको आपके जो भी कोई लिंक होगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलो अब हम टॉपिक पर आते हैं। नियम नंबर 8, व्यंजन लोप संधि नियम। व्यंजन लोप संधि नियम, ठीक है ना। लोप का मतलब होता है गायब होना, यानी यहां पर कोई व्यंजन ऐसा होगा जो परिणाम बनाते समय यहां से हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो वहां किसी एक व्यंजन का लोप हो जाता है, तो वहां किसी एक व्यंजन का लोप हो जाता है, इसे ही व्यंजन लोप संधि कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना।
जब दो शब्दों के बीच संधि होती है, क्योंकि ध्यान रखो हमने भले कहा कि वर्णों का मेल संधि कहलाता है, लेकिन मूल रूप में संधि तो शब्द ही करेंगे ना, पहला शब्द अलग हुआ दूसरा अलग हुआ, हमने लिखा भी था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे का प्रथम वर्ण। तो यहां भी कंडीशन क्या होगी, जब दो शब्दों के बीच संधि होगी तो वहां किसी न किसी एक व्यंजन का लोप हो जाएगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, व्यंजन लोप संधि। एक चीज और, यदि शब्द के अंत में लोप होता है तो वह पररूप व्यंजन संधि कहलाता है। जबकि शब्द के प्रारंभिक वर्ण में या शब्द के प्रारंभिक वर्ण का लोप होता है तो वह पूर्व रूप व्यंजन संधि कहलाता है। ये एक तो पररूप व्यंजन और एक ये पूर्व रूप व्यंजन। थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब कभी हम लोग इसमें टुकड़े करेंगे, शब्द का रूप बनाएंगे, है ना, तो उस दरमियान हमें देखना है कि ये शब्द के अंत में लोप हो रहा है या पहले हो रहा है। कई बार क्या होता है, परीक्षा में शब्द ना देकर के लाइन आती है कि जब शब्दों के मध्य संधि होती है तो वहां शब्द के अंतिम वर्ण का लोप कर दिया जाए तो उस संधि का नाम क्या होगा। तो अंत का लोप करें तो पररूप, और पूर्व का लोप करें, ये लिखा हुआ है, प्रारंभिक वर्ण का लोप करें तो पूर्व रूप संधि कहलाएगी। क्लियर। एक चीज और इसमें, यह नियम संस्कृत भाषा का है, इसलिए यहां छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान सुनना, यहां पर यह हमारा हिंदी का नियम नहीं है, यह संस्कृत का नियम है, और यहां पर जो मात्रा रूप है वो छोटी मात्रा प्रयोग में आनी चाहिए। अभी कैसे होगी मैं क्लियर करूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, यहां संधि रूप बनाते समय पहले शब्द के अंत में न व्यंजन जोड़ा जाएगा, जबकि परिणाम बनाते समय इस न व्यंजन का
नए व्यंजन का लोप कर बिना मात्रा में परिवर्तन किए दोनों शब्दों को पास बैठा दिया जाएगा। ध्यान सुनना, हम जब यहां संधि रूप बनाएंगे तो उस दरमियान हमारे जो प्लस का चिन्ह लगाएंगे वो पहला शब्द अलग होगा, दूसरा अलग होगा। तो उसमें याद रखना है कि हमारे जो पहला शब्द होगा उसके अंत में हमें क्या जोड़ना है, नए व्यंजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नए व्यंजन। और जब परिणाम बनाएंगे तो हमें इसी नए व्यंजन को हटाना है और हटा करके दोनों शब्दों में बिना मात्रा में कोई परिवर्तन किए, कोई चेंज किए, छोटी मात्रा तो छोटी मात्रा, बड़ी है तो बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा नहीं आएगी, यहाँ छोटी मात्रा का प्रयोग ही होगा, है ना। तो बिना मात्रा परिवर्तन किए दोनों शब्दों को पास बैठा दिया जाएगा। अब हमने कहा था कि हमारा ये नियम जो है ये संस्कृत भाषा से ग्रहण किया गया है ना। तो यहां पर शब्द में छोटी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा में अधिकांश वो जो शब्द होंगे वो छोटी भाषा में आएंगे। जैसे कि कुछ शब्द बता रहा हूं मैं, जैसे ये एक तरफ संस्कृत का लिख रहा हूं और एक तरफ मैं हिंदी का लिख रहा हूं। देखो, संस्कृत में युवा को युवन कहते हैं, युवन, है ना। लेकिन हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, युवा बोलते हैं। और हमारा ये नियम संस्कृत का है, इसलिए हमारे यहाँ ये वाले रूप चलेंगे, ठीक है ना। यहां पर राजा को हे राजन बोलते हैं ना संस्कृत में, जबकि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। संस्कृत में पक्षी शब्द लिखा होता है तो पक्षी की मात्रा कैसे होगी, छोटी लिखी जाएगी, पक्षी में, है ना। लेकिन यहां पर हिंदी की बात करें तो मात्रा कौन सी होगी, बड़ी मात्रा पक्षी में। नेक्स्ट, अगर यहां योगी शब्द लिखा है तो योगी की मात्रा क्या होती है, छोटी मात्रा होती है। जबकि संस्कृत में बात करें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में कौन सी होगी, बड़ी मात्रा, संस्कृत में छोटी मात्रा। इसी रूप में अगर हम मंत्री लिखते हैं संस्कृत में तो मात्रा क्या होगी, छोटी। जबकि अगर यही हम लिखते हैं हिंदी में तो क्या आएगा, मंत्री इस रूप में लिखा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर अगर विद्यार्थी लिखा हुआ आया तो विद्यार्थी इस रूप में लिखा है तो संस्कृत का बन जाएगा। जबकि इस रूप में लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, हिंदी का बन जाएगा। सन्यासी इस रूप में लिखा है तो संस्कृत का, और अगर वो इस रूप में लिखा है तो किसका हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि व्यंजन लोप संधि का जो हमारा नियम है उस नियम के अंदर हमारे सामने ये वाले शब्द यानी जो छोटी मात्रा में लिखे गए शब्द हैं हमें ये देखने को मिलेंगे। और अपने को क्या करना है, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना है, जैसे हैं वैसे ही परिणाम रूप में बनाने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों को। ये शब्द लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द है युवन प्लस वाणी,
एक है राजभक्त, एक है पक्षीराज, एक है योगिन प्लस वर, एक है योगीराज, एक है स्वामी भक्त, एक है मंत्री परिषद, एक है मंत्रिमंडल, एक है विद्यार्थी वर्ग, एक है युवन प्लस आचार्य, एक बार हम इनको प्ले करते हैं, उसके बाद में कुछ और शब्द देखेंगे। यहां देखो पहला शब्द लिखा हुआ है युवन प्लस वाणी, ठीक है। आप लोगों को पहले शब्द के अंत में क्या देखना है, न देखना है, आधा न देखना है, उस आधे न को हटाना है। अब यहां पर देखो कोई अगर स्वर नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां व्यंजन है तो हमें क्या करना है कि पहले वाले न को हटाने के पहले क्या आ रहा, वह आ रहा ना, जैसे ये देखो यू दिख रहा है, तो हमें इसको युवा नहीं करना है क्योंकि यहां कोई स्वर नहीं है, तो यहां पर ये यू ही रहेगा, ठीक है, और वाणी इसके पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये यु वाणी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आया कि ये तो युवा वाणी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये नियम किसका है, संस्कृत का है। अब यहां पर युवा करूं तो यहां पर कोई स्वर तो दिख ही नहीं रहा भाई, कैसे करूंगा, संभव नहीं है। तो यहां पर ये वह इसी रूप में रहेगा क्योंकि हमने लोप केवल न का किया है, और वाणी शब्द इसके पास में यहां आ जाएगा। अब देखो ये शब्द क्या लिखा हुआ है, राजभक्त। अब राजभक्त में हमने क्या कहा कि हमारे इस नियम में हमें दो शब्द दिखने चाहिए, क्योंकि हमें पहले शब्द के अंत में न व्यंजन जोड़ना है। तो हमारा यहां पर राजभक्त में पहला शब्द कौन सा हो गया, पहला शब्द हो गया राज, क्लियर। तो राज शब्द हमारा पहला है, तो इसी के साथ हमें लगाना है न, क्या बन गया राजन, ठीक है। और भक्त बचा हुआ है, वो भक्त यहां आ जाएगा, क्या हो गया ये राजन प्लस भक्त। अब देखो ये लिखा हुआ है पक्षीराज, जैसे राजभक्त था वैसे पक्षीराज है। इसमें भी देखो पहला वाला शब्द क्या दिख रहा है, पक्षी, ये देखो पक्षी दिख रहा है, किसमें ये हमारा संस्कृत में ये है ना। तो यहां पर पक्षी जब लिखेंगे तो यहां न लग जाएगा संधि में, क्या बन गया ये पक्षिन, और बचा हुआ शब्द जो राज है वो यहां आ जाएगा। अब किसी दिमाग में आया कि यहां एक चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां न हटेगा और इस मात्रा में कोई चेंज होने का कारण नहीं दिख रहा है, पक्षी यहां आ जाएगा, राज यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां भी योगी प्लस वर लिखा हुआ है, न हटेगा, न हटते ही यहां पर क्या बन गया योगी बन गया। तो हमने क्या बनाया यहां पर योगी, बचा क्या वर, वर यहां आ जाएगा, क्या बनाइए योगी वर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है योगी राज, तो योगी राज में भी हमारा पहला शब्द क्या आ रहा है योगी। अब योगी में अगर ये हिंदी का होता तो मात्रा क्या होती, बड़ी होती ना। अब यहां पर ये संस्कृत रूप में है तो मात्रा क्या आ रही, छोटी दिख रही है। तो हमें क्या करना है, इसके अंत में जाकर के न जोड़ना है। तो जब न जोड़ेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा योगिन, ठीक है, और बचा हुआ शब्द राज इसके पास आ जाएगा यहां पर। अब यहां देखते हैं स्वामी भक्त। अब देखो यहां अगर मैं स्वामी अगर लिखूं इस मात्रा में, छोटी मात्रा में, तो ये संस्कृत का हो जाएगा, जबकि अगर मैं स्वामी लिखूं इस मात्रा में तो ये हिंदी का हो जाएगा ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि हमारे पास छोटी मात्रा में आ रहा है, मतलब नियम यही लग रहा है। तो यहां पर पहला शब्द क्या दिख रहा है आपको, स्वामी दिख रहा है। अब इसके साथ क्या लगाएंगे न, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा स्वामीन, इस रूप में।
अब बचा क्या भक्त, वो भक्त यहां आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्वामी भक्त था वैसे ही मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल होगा। यहां पर भी देखो मंत्री में मात्रा छोटी है, यहां भी मंत्री में मात्रा छोटी है, संस्कृत के रूप में है, हिंदी में नहीं है। तो यहां पर हमें जब टुकड़े करने हैं तो मंत्री के साथ में न लगाना है और बचा परिषद शब्द अलग करना है। उसी रूप में मंत्रिमंडल होगा, यहां भी मंत्री न बन जाएगा और मंडल शब्द यहां अलग हो जाएगा इस रूप में। ठीक है, अब विद्यार्थी वर्ग है, देखो विद्यार्थी में भी यहां थ पर मात्रा छोटी आ रही है, तो यहां भी देखो संस्कृत में छोटी आ रही है, हिंदी में होता तो बड़ी मात्रा में होता है ना। तो आप ये मत समझना कि ये शब्द गलत लिखे हुए हैं, ये शब्द सही है और संस्कृत के नियम के अकॉर्डिंग इनको सही माने गए। हमारे हिंदी में कई बार इनको शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ध्यान रखना ये शब्द शुद्ध माने गए हैं इसी रूप में। ठीक है ना, अब आप सोचो पक्षी राग ये लिखा है, आप तो पक्षी में तो मात्रा बड़ी होती है, हम तो गलत मानेंगे इसको, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग ये शब्द शुद्धि में सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी में इस रूप में लिखा हुआ है, तो इसके साथ में क्या लगाना, न लगाना। अब यहां पर वर्ग अलग हो जाएगा इस रूप में। अब देखो युवन प्लस आचार्य, जैसे एक था युवन प्लस वाणी, यहां न हटा तो ये यू यहां चला गया और वाणी यहां आ गया। ठीक है, लेकिन यहां क्या होगा कि न तो हटेगा, लेकिन इसके बाद में ये क्या आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये इस व में आ मिल जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा युवाचार्य। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा युवाचार्य, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी स्थिति ये थी कि यहां क्या आ रहा है, आ लिखा हुआ आ रहा है और आ आने कारण से ये व में आ मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए शब्द क्या बन गया, ये युवाचार्य। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका ताकि कुछ और शब्द तो करें। देखो ये तो हमारे नए व्यंजन के हुए, एक दो शब्द को देख लेते हैं। जैसे शब्द लिखा हुआ है प्राणी मात्र, राजगण, आत्महंता, राजन प्लस ईश, राजन प्लस ऋषि और आत्मन प्लस पुरुष। ये कुछ शब्द को लिखे हुए, ये इंपोर्टेंट माने गए परीक्षा दृष्टिकोण से। प्राणी मात्र में हमें ध्यान रखना है कि देखो पहला वाला शब्द क्या आ रहा है, प्राणी आ रहा है। संस्कृत में अगर बात करें तो प्राणी लिखते हैं तो प्राणी में मात्रा कौन सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जबकि हिंदी की बात करें तो ये प्राणी शब्द में मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हमें इस छोटी मात्रा के पास में न लगाना है, तो ये बन जाएगा प्राणिन प्लस मात्र, ये अलग हो गया। राजगण में भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है ना, यहां भी राजन बनेगा तो पहला शब्द बन जाएगा राजन और फिर बन गया गण। यहां हो जाएगा देखो आत्म आ रहा है, आत्मा होता तो हिंदी का होता, आत्म है इसलिए किसका है, ये संस्कृत का है, तो यहां पर ये हो जाएगा आत्मन प्लस हंता। हंता का मतलब होता है नाश करना, आत्मा का नाश करना, आत्महंता। आत्मन प्लस पुरुष में न हटेगा और यहां पर ये आत्म शब्द यहां लिखा हुआ होगा और पुरुष शब्द यहां लिखा होगा, तो क्या बन जाएगा, ये आत्म पुरुष बन जाएगा। चलो
एक दो लोग बच गए, राजन प्लस ईश और राजन प्लस ऋषि, ठीक है ना। अब यहां पर देखो न तो हटेगा, आपको याद हो तो युवन प्लस आचार्य में हमने न को हटाया था और उस व में आ को मिलाया था। सेम कंडीशन यहां होगी, यहां से न हटेगा और न हटने के बाद इस ज में ई मिलेगा और ई मिलते ही यहां पर ये बन जाएगा राजेश। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि इसमें तो गुण संधि भी है, तो बिल्कुल इसमें गुण संधि भी है और इसमें व्यंजन संधि भी है, और यहां पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि परीक्षा में ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर राजन प्लस ईश भी राजेश ही बनता है, ठीक है ना। अब यहां पर राजन प्लस ऋषि लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम न को हटाएंगे और जय में री मिलाएंगे, तो री मिलाते ही ये बन जाएगा राजर्षि। अब वापस कोई चीज है, किसी के दिमाग में आएगा कि यहां पर तो गुण संधि दिख रही है, तो बिल्कुल इसमें गुण संधि है, और गुण संधि करोगे तो राजा प्लस ऋषि होगा। गुण संधि करते हो तो क्या होगा, राजा प्लस ऋषि, और अगर यहां गुण संधि करते हो तो राजा प्लस ईश, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रूप में अगर व्यंजन का नियम है तो यहां राजन प्लस ईश होगा और यहां पर राजन प्लस ऋषि होगा। क्लियर? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं व्यंजन संधि यही खत्म करूं, उससे पहले कुछ एक शब्द और हैं, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि इनके शब्द के टुकड़े कैसे होंगे। एक शब्द है उत्थान, एक है उत्थित, एक है मिष्ठान, एक है मनीष, एक है मिष्टान्न, मनीषा। ये कुछ शब्द लिखे हुए है ना। इन शब्द को देखना है, और इनमें क्या होता है, कई बार की पूछ लेते हैं, इनमें अधिकांश व्यंजन संधि है लगभग सब में ही, और लोक का नियम लग रहा है इसको छोड़ करके, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है ना। बाकी बचे हुए सब में व्यंजन संधि है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको टुकड़े करना आना चाहिए। एग्जाम में भी पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि निम्न में से या निम्न शब्द का सही संधि रूप क्या होगा, वो 4 संधि रूप बनाकर देंगे। तो ध्यान रखना, हमने एक नियम पढ़ा था, नियम नंबर 2, जिसमें हमने कहा था कि तय का द बनेगा, है ना। तो हमने यहां पर ये बना दिया, उद का तो बन गया उद। क्लियर? अब जो बचा हुआ थान, थान शब्द नहीं होता है इसमें, यहां पर हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा स्थान, और ये भी हमारा व्यंजन लोप के नियम में ही आता है, क्योंकि यहां पर इस स का लोप हो जाएगा और ये द जो है वापस तय बन जाएगा और ये थान यहां आ जाएगा, ठीक है ना। सेम स्थिति इसकी होगी, यहां भी तय जो है वो द बन जाएगा और यहां हो गया उद। ये स्थित लिखा हुआ है, यहां थान लिखा था, तो यहां पर ये स्थित होगा। अब जब परिणाम बनाएंगे तो इस आधे स को यहां से हटा दिया जाएगा और ये स्थित यहां लिखा हुआ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, मिष्ठान, तो यहां मिष्ठान शब्द के जब टुकड़े करते हैं तो मिष्ठान के टुकड़े होते हैं मिष्ट प्लस स्थान, ठीक है। अब यहां पर जब टुकड़े किए तो हमने यहां कहा था कि स का लोप किया, यहां कहा कि स का लोप किया, यहां क्या करेंगे, तो यहां मिष्ठान में क्या होगा, आधा श और ट, इन दोनों का लोप होगा, ठीक है। और ये दोनों यहां से हटेंगे तो क्या बचा, मी, ये मी तो यहां आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो मूर्धन्य व्यंजन संधि मैंने आपको समझाई है, उसमें मैंने कहा था कि स दंत का षटकोण का श बन जाएगा, थ ठा बन जाएगा, है ना। तो वही स्थिति यहां आ रही है, इस श और ट का लोप हो गया और मी यहां आ गया, आधा स और ठा, आधा श और ठा बन गया और बचा हुआ न यहां आ गया। जैसे प्रतिष्ठान था
जैसे प्रतिपद स्थान था ना, तो उसी रूप में ये मिष्ठान बन चुका है। और इसका अर्थ होता है मीठे पदार्थों के मिलने की जगह है। ठीक है ना। मनीष में इसके टुकड़े याद रखना, मनीष के टुकड़े होते हैं मनस प्लस ईश। क्या होते हैं? मनस प्लस ईश। अब यहां क्या लोप होगा? तो मनीष में या मनस के अंदर यहां से ए का लोप होगा और यहां का स का लोप होगा, अस का लोप होगा यहां से। अब यहां से अ हटते ही ये न आधा हो गया। अब इस आधे न में ई मिल जाएगा तो क्या बन गया? नी, और बचा हुआ श यहां रहेगा। ठीक है ना। अब मिष्ठान पहले मनीषा करते हैं। मनीषा भी सेम कंडीशन में होगा, यहां पर भी मनस प्लस ईशा ये बनेगा। ठीक है ना। यहां भी अस का लोप हुआ था तो यहां भी सेम कंडीशन रहेगी, यहां भी ए और स का लोप हुआ, और अस के हटने के बाद में न आधा होगा, न में ई मिलेगा, नी बन जाएगा, और शाह इसके पास यहां आ जाएगा। अब ये क्या बचा? मिष्टान। कई बार एग्जाम में आता है कि निम्न में से शुद्ध कौन सा है, शुद्धिकरण पूछते हैं। अब शुद्धिकरण में ये भी लिखा हुआ होता है मिष्ठान और ये भी लिखा होता है मिष्टान। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको सही करें कि इसको सही करें, है ना। तो एक याद रखना कि ये शब्द शुद्धि में गलत माना जाएगा। जो मिष्ठान शब्द लिखा हुआ है ये शब्द शुद्धि में गलत माना जाएगा, शब्द शुद्धि में ये सही माना जाएगा। और इसके टुकड़े क्या होते हैं? तो इसके टुकड़े स्वर संधि में दीर्घ संधि के रूप में होंगे, और यहां इसके होंगे मिष्ट प्लस अन्न, और यहां पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे इनको समझाया हमने कि इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनके क्या होंगे, है ना। चलो, हमारी आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो, हमारी आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। आज हम लोगों ने व्यंजन संधि का आखिरी नियम पढ़ा। इसी के साथ हमारी व्यंजन संधि समाप्त होती है। स्वर संधि हो चुकी है, व्यंजन संधि हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट संधि आने वाली है विसर्ग, जिनके अंदर में आपको पहले उनकी परिभाषा, उनके नियम, उनके उपनियम, इनकी चर्चा में एक बार स्पष्ट करूंगा। ठीक है। आप लोग सभी जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो इनके बारे में मुझे कमेंट करके भी बताएं कि सर वीडियो कैसे लग रहे हैं, किस रूप में आप वीडियो को देखें। कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारा जो वीडियो स्टडी संदर्भ में आएगा वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।